नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके DRDO, इसरो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे झारखंड इंस्ट्रक्टर्स, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कशन के साथ देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निकेल लोह सेल, जो निकेल लोह सेल है, ठीक है, निकेल लोह सेल के रूप में उपयोग की जाने वाली रसायन कौन सा होता है? तो निकेल में जो है कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? H2SO4 किया जाता है क्या? नहीं। ये H2SO4 किस में करता है? लेड एसिड सेल, ठीक है। लेड एसिड सेल में किसका करते हैं? H2SO4 का। तो हम लोग जो है निकेल सेल में जो करते हैं वो क्या करते हैं? KOH करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करते हैं, ठीक है। 2SWG, जो 2SWG का व्यास होता है वो कितने mm होता है? ठीक है, तो कितने mm होता है? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो mm होता है 7.01 mm होता है। तो इसको याद रखने के लिए कुछ रेंज में आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके किसके रेंज में कितने mm के आते हैं। जैसे 5-5 के रेंज में हम लोग देख लेते हैं और उसी के रेंज में आपको पकड़ हो जाएगा कि किसके कितने mm होते हैं। जैसे देखिए, जो 1 mm है 1 SWG, ठीक है, 1 SWG का जो होगा वो होगा 7.6 mm, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 5 का। 5 का क्या होगा? 5 का होगा 5.89, ठीक है, mm। उसके बाद क्या? उसके बाद 10 देख लेते हैं। 10 का होता है 3.25। उसके बाद 15 देख लेते हैं। 15 का होता है 1.83 mm। 20 का देख लेते हैं। 20 का होता है 0.91 mm। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 का कितना? 1 का 7.6, 5 का 5.89, 10 का 3.25, 15 का 1.83 और 20 का 0.91। तो ये रेंज में याद रखने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? देखिए, जिसको 2 जो है 1 और 5 के बीच में है। 2 SWG किसके किसके बीच में है? 1 और 5 के बीच में है। तो 7.6 और 5.8 इन्हीं के बीच में होगा, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में होगा, तो यानी कि 5.8 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 5.8 से ज़्यादा होगा और 7.6 से क्या होगा? कम होगा। तो एक यही आंसर है, डी नंबर, ठीक है ना। तो ये याद रखने का एक तरीका है कि आप पूरे नहीं याद रख सकते हैं लेकिन रेंज में ज़रूर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओम, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओम, जो प्रतिरोध की इकाई, उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? जो ओम है, हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस, ये जो ओम है उसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो कैसे? कार्बन के घन के साथ, एल्युमिनियम के घन, तार की लंबाई, तांबे का घन, किसके साथ करते हैं? ये चारों के साथ नहीं करते हैं। एक पारे का स्तंभ है, इन्हीं के साथ करते हैं। तो तीसरा का हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पारे का स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से क्या ओम का नियम पालन नहीं करता है? ठीक है,
कौन जो है ओम का नियम का पालन नहीं करता है? ओम का नियम का पालन नहीं करता है, तो कौन ओम का नियम पालन नहीं करेगा? देखिए, ओम का नियम का पालन जो करता है दोस्तों, 3 ही चीज़ करता है, R, L और C, यानी कौन? रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये 3 जो चीज़ हैं, वो कंपोनेंट्स हैं, ओम के नियम का पालन करेगा। और उनके बाद जितने भी अर्धचालक युक्ति हैं, वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो इनमें से ट्रांजिस्टर नहीं करेगा, ठीक है, अर्धचालक है तो वो तो करेगा ही नहीं। थर्मिस्टर, ये भी ओम का नियम का पालन नहीं करेगा। वैक्यूम ट्यूब, ये भी ओम का नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि इनमें से सभी ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। अर्धचालक हो गया, थर्मिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया और वैक्यूम ट्यूब हो गया, ये सभी ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तापदीप्त, जो तापदीप्त फिलामेंट है किसका बना होता है? ठीक है, तापदीप्त फिलामेंट किसका बना होता है? ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, एल्युमिनियम का फिलामेंट बनता है क्या? नहीं, ठीक है। तांबा का? नहीं। लोहा का? नहीं। रजत का? नहीं। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो फिलामेंट बनता है दोस्तों, तापदीप्त फिलामेंट होता है। तो तापदीप्त फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का डैश बैटरी के चार्ज की अवस्था को प्रदर्शित करता है। बैटरी की चार्ज है या नहीं है, इसकी अवस्था को दर्शाने के लिए जो है क्या इलेक्ट्रोलाइट, जो देखिए दोस्तों, ये है बैटरी, ठीक है। बैटरी ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसमें जो इस प्रकार से H2SO4 या कोई भी तरल पदार्थ भरते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो आयनों में टूटता है और वो बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है और विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत देता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा है, जिसको हम लोग पानी बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का क्या चीज़ दर्शाता है कि बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है? क्या रंग के द्वारा दर्शाते हैं, सांद्रण के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है, श्यानता के द्वारा दर्शाते हैं, गतिक श्यानता के द्वारा दर्शाते हैं। इन किसी के द्वारा नहीं दर्शाते हैं दोस्तों। इसका विशिष्ट गुरुत्व के द्वारा दर्शाया जाता है कि बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व है, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, वही दर्शाएगा कि बैटरी चार्ज है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, 6 बैंड जो रेजिस्टेंस का कलर कोड है, उसमें कौन सा बैंड तापमान गुणांक दर्शाता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से रेजिस्टेंस होता है। इसमें से कलर कोडेड रहता है, यहाँ कुछ कलर होता है, ठीक है, कुछ यहाँ ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है ना, और इधर होता है। ठीक है दोस्तों, जनरली हम लोग 4 बैंड कलर कोडेड को देखे हैं। यहाँ जो है 6 बैंड है। तो 6 बैंड जो 4 तो होता ही है, ठीक है, 4 बैंड, लेकिन ये बोल रहा है तापमान गुणांक।
तो तापमान गुणांक कौन दर्शाता है? जो छठा बैंड है यही तापमान गुणांक को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, कौन दर्शाता है? तापमान गुणांक दर्शाता है। ठीक है, इसके मान को निकालने के लिए, ठीक है, एक फॉर्मूला है दोस्तों। जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है। जनरली हम लोग 4 बैंड का सवाल आता है। 3 बैंड इधर रहता है और 1 बैंड इधर रहता है। जो 3 बैंड ये मान को दर्शाता है, ठीक है, मान को, और इधर टॉलरेंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? टॉलरेंस को दर्शाता है। टॉलरेंस को दिखाता है। तो ये जो मान निकालते हैं दोस्तों, ये मान कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये मान का आपको एक चार्ट प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या कभी कलर कोड को मान निकालने के लिए ही आपको बताएंगे। सीधा अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग याद रखते हैं। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वेरी गुड, ये जी हो गया, वेरी गुड। ठीक है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। यहाँ से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये 9 कलर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट बैंड में यही रहता है, सेकेंड बैंड में भी यही रहता है, थर्ड बैंड में पावर होता है। थर्ड बैंड में कितना होता है? 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3 ... होता है। तो अब इसको मान निकालने के लिए, जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है, ये 3 बैंड इधर हो गया और 1 बैंड इधर हो गया। तो 3 बैंड, जैसे मान लेते हैं ये आर है, रेड है, ठीक है, ये ऑरेंज है, ये येलो है। और यहाँ तो या तो सोना नहीं तो चांदी होता है। सोना नहीं तो चांदी। सोना का टॉलरेंस 5% होता है, चांदी का 10%, और अगर कोई कलर नहीं रहे तो 20%। तो इसको लिखा कैसे जाता है दोस्तों? इसको लिखा जाता है, जैसे आर है तो आर का कितना हो गया? ठीक, बी रॉय, आर का कितना हो गया? 2। फिर ओ का कितना हो गया? 3। यहाँ इस पर लिखा जाता है, ये हो गया 23। फिर तीसरा जो बैंड है वो गुना के रूप में लिखा जाता है, वाई, तो ये 10 to the power 4 ओम हो गया। यानी 23 गुने 10 to the power 4 ओम, प्लस माइनस सोना अगर है तो 5%। ठीक है, इस प्रकार से मान निकाला जाता है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो इसको डिटेल में हम जो है एक वीडियो बना करके पूरे रेजिस्टेंस के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर को एक आमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है? एक गैल्वेनोमीटर है दोस्तों, जैसे एक होता है क्या, एक होता है एमीटर जो धारा मापता है, एक होता है वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टेज मापता है, और एक होता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर जो करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग दोनों बना सकते हैं, इसको एमीटर भी बना सकते हैं और इसको वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि क्या ऐसा चीज़ परिवर्तन करेंगे जो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? गैल्वेनोमीटर एमीटर बन। तो देखिए, तो क्या इसके समानांतर में प्रतिरोध जोड़ करके, ठीक है, श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ करके, इसके समानांतर में संधारित्र जोड़ करके, इसके साथ श्रेणी में संधारित्र जोड़ करके, इसके समानांतर में प्रेरित जोड़ करके ये क्वेश्चंस आते ही हैं दोस्तों। इसको जो है आपको याद रखने के लिए
जिसको आप श्रेणी में जोड़ते हैं, जैसे एमीटर, इस एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी में जोड़ते हैं। तो एमीटर बनाने के लिए समानांतर में आपको प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। अगर वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं हम लोग, पैरेलल में, तो इसको कैल्विनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए इसके श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। यानी एमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समानांतर में प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भू संयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है। जो भू संयोजन तार है दोस्तों, वो किस पर आधारित होगा। भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाले अधिकतम दोष धारा पर, ठीक है, और सेवा लाइन की निर्धारित धारा पर, मृदा की प्रतिरोधकता पर, बी और सी दोनों पर, या ए और सी दोनों पर। तो जो भूमिगत तार है दोस्तों, इसके ए और सी दोनों पर डिपेंड करेगा। कैसे, भूमिगत तार का माध्यम से प्रवाहित होने वाले अधिकतम दोष कितना है और मृदा का प्रतिरोध कितना है, इस अनुसार से भूमिगत तार की आकार को हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोरेज बैटरी। जो स्टोरेज बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है। तो ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती, देखिए दोस्तों, जब बैटरी जो है डेड माने ख़राब हो जाती है, तो उसको ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो उचित इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने के लिए नहीं, इसकी उत्क्रमण क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं, सल्फेशन रोकने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए नहीं, इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये होता है ट्रिकल चार्जिंग। इसको ट्रिकल चार्जिंग किया जाता है कम करंट पर अधिक समय के लिए। कम करंट पर अधिक समय के लिए जब किसी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो उसी को हम लोग ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। जो लेड एसिड बैटरी होता है, उसमें जो ऊर्जा होता है वह कैसे संग्रहित होता है, कैसे जमा होता है, किस रूप में जमा होता है। तो आप जानते हैं, लेड एसिड बैटरी है, बैटरी में कैसे ऊर्जा संचित होगा। ठीक है, तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, बैटरी है, इसमें एसिड भरा हुआ है, यानी कि केमिकल है, तो केमिकल क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र का क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस चित्र को जो है दोस्तों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक और ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ये आप देखिए। ठीक है, तो ये जो चित्र दिख रहा है, ये ज़ीनॉन फ्लैश द्वीप है। किसका है, ज़ीनॉन फ्लैश द्वीप है, इसको आप याद रखें। यदि किसी प्रतिरोधक के 3 रंग का बैंड्स पीले, बैंगनी और ब्राउन है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। इसके पहले जो हम बताए थे दोस्तों, ये प्रतिरोध है 3 रंग का। पहला बैंड्स क्या है, पीला है, यानी कि
येलो। उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद ब्राउन है, बी। ठीक है, तो इस रंग का जो है प्रतिरोध कितना हो, तो क्या था याद रखने के लिए, बी रॉय। ठीक है, इसी में सब आ जाएगा। ये हो गया 0 1 2 3 4, है ना। तो ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ब्राउन, ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया येलो। ठीक है, तो पहला क्या है, येलो है, तो पहला लिखेंगे येलो का 4। उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद लिखेंगे 3। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्राउन। ब्राउन है तो 10 टू द पावर क्या है, 10 टू द पावर 1 गुने 10 टू द पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 430 ओम के करीब में हो जाएगा, 430 ओम। ठीक है, चार सौ सत्तर। कहीं गलती हुआ है क्या, देखिए तो क्या क्या है, पीले, बैगनी और ब्राउन। बी रॉय वो बैगनी है, सॉरी दोस्तों, बैगनी है, तो हमको जो है ऑरेंज वहाँ लिख दिए हम। देखिए फिर से देखते हैं हम लोग, ये देखिए, ये पहला जो है क्या है, दूसरा और तीसरा, चौथा तो दिया ही नहीं है। तो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0 0, सॉरी ये नहीं होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो वायलेट बैगनी है ये भी है दोस्तों, और ब्राउन भी है। अब हो जाएगा दोस्तों, देखिए y का कितना हो गया, y का हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद भी वायलेट बैगनी का 7, उसके बाद ब्राउन का 10 टू द पावर 1, तो हो जाएगा 4 7 इंटू 10 टू द पावर 1, यानी हो जाएगा 470 ओम। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है पचास कूलम्ब आवेश 5 सेकेंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। 50 कूलम्ब आवेश है, वो 5 सेकेंड तक जो है धारा प्रवाहित करता है, ये 5 सेकेंड तक धारा प्रवाहित करता है, तो धारा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, Q बराबर IT होता है। क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो हमको निकालना है क्या, I बराबर, तो हो जाएगा Q बाय T। क्या हो जाएगा, Q बाय T हो जाएगा। Q कितना है 50 बटे T कितना है 5, तो इसको डिवाइड देंगे 10 एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 एम्पियर आंसर होना चाहिए, तो आंसर इसका हो जाएगा B। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा B। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, Q बराबर IT। Q क्या हो गया, आवेश हो गया, I हो गया करंट, और T हो गया समय।
नेक्स्ट देखते हैं चालकता का व्युत्क्रम। चालकता क्या होता है दोस्तों? किसी भी तार में जो है करंट प्रवाहित हो रहा है उसी को उसका चालकता कहते हैं। ठीक है, अगर कोई रोकेगा तो उसको क्या बोलेंगे? चालकता का उल्टा, है ना। तो चालकता का उल्टा हो जाएगा प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा, चालक हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा चालक। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका उल्टा चालक हो जाएगा। और चालकता का हो जाएगा प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का चालक, चालक का प्रतिरोध, चालकता का प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 ओम, 20 ओम और 80 ओम प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्टार में जो है इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है? स्टार में। डेल्टा में ऐसे जुड़ा होता है। तो ये है 30 ओम, ये है 20 ओम और ये है 80 ओम। ठीक है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमको स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या मान होगा? तो मान इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों? मान इसका इस प्रकार से निकाला जाता है, गुना किया जाता है और तीनों के योग से भाग दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इसका निकालना है। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे करके हम लोग कर देंगे। यहाँ एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। जिसका मान निकालना हो उसको गुना करना है। जैसे इसके दोनों के बीच का यहाँ निकालना है। जैसे यहाँ दे दिया R1, ये दे R2 और ये R3। तो हमको निकालना पड़ेगा इस प्रकार से, R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस प्रकार से। तो मान को हम लोग बैठाएंगे। एक बार फिर से बनाते हैं। ये हो गया और ये हो गया। ये 30 ओम है, ये 20 ओम है और ये 80 ओम है। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालेंगे, जैसे ये निकाल लें, ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, छोटा देते हैं R1, छोटा R2 और छोटा R3। ये बड़ा R1, ये बड़ा R2 और ये बड़ा R3। ठीक है, तो R1 निकालने के लिए तो जिस भुजा पर है उसको दोनों को गुना, तीनों के योग से भाग। R1 के लिए 30 गुने 20 बटे, टोटल को जोड़ देंगे यानी 130, है ना। तो इसको कटाएंगे हम लोग। जीरो जीरो कट गया, 60 बटे 13, है ना। तो 60, तो 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 चौका 52, 4 पॉइंट के समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट के समथिंग में ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई नंबर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर से हम जो चीज़ सुधार करने का होगा हम उसे सुधार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वायरिंग के दौरान केबलों के स्थान पर क्या करेंगे, दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बैटन वायरिंग होता है दोस्तों, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, क्लिपिंग करते हैं, मैंने उसको टाइट करते हैं। तो क्लिपिंग करने के लिए हमें उसको क्या चीज़ प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है लिंक केबल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए लिंक केबल। सागौन की लकड़ी, जो सागौन की लकड़ी है उस पर TRS केबल डालने के लिए डैश वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो बैटन वायरिंग करते हैं हम लोग, बैटन वायरिंग, तो इसी में सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। जो घरेलू है दोस्तों, जो हम लोग घर में करते हैं, उसमें किस प्रकार की वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं अधिकतर किसका किया जाता है, अधिकतर कंड्यूट वायरिंग किया जाता है। कंड्यूट वायरिंग क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। क्लीट वायरिंग है कि साधारण दोस्तों ये तार लिए और ये कांटी लगा दिए, ठोक दिए, तो ये हो गया क्लीट वायरिंग। बैटन वायरिंग क्या हो गया, ये एक लकड़ी का होता है दोस्तों, ठीक है, इस पर भी लकड़ी का बना देते हैं, तो ये बैटन वायरिंग हो गया। केसिन केपिंग वायरिंग हो गया, एक नीचे होता है और फिर ऊपर होता है, दोनों PVC का होता है, हम लोग बना देते हैं, वो केसिन केपिंग। कंड्यूट हो गया पाइप वाला दोस्तों, जो पाइप वाला है वो क्या हो गया, कंड्यूट वायरिंग। तो अधिकतर हम लोग जो घरों में करते हैं वो कंड्यूट वायरिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं BJT का आधार क्या है। जो BJT है उसका आधार क्या होगा दोस्तों, तो बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका जो आधार होगा वो हल्का डोपित होगा, जो बेस होगा क्या होगा, हल्का डोपित होगा। पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में होता है। देखिए दोस्तों, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर है दोस्तों। रेक्टिफायर मतलब AC को DC में बदलने में। जो पूर्ण तरंग सेतु यानी जो फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसे ये हो गया ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, ये कोर हो गया और इधर एक ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग एक डायोड लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हाफ वेव कहलाता है, ठीक है। अगर दो डायोड लगा देते हैं दोस्तों तो उसको फुल वेव कहते हैं, ठीक है। दो डायोड लगाते हैं तो वो फुल वेव कहलाता है। ये हाफ वेव ऐसे होता है, फुल वेव कैसे होता है, ऐसे। तो हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड का प्रयोग किया जाता है और फुल वेव में दो डायोड का प्रयोग किया जाता है और 4 डायोड का भी। जो ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों उसमें 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यह इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर होगा। ये इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर होता है। अच्छा से चित्र नहीं बन रहा है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। तो इसका जो आंसर होगा फुल वेव रेक्टिफायर में या तो 2 डायोड और नहीं तो 4 डायोड, दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 डायोड हो या और 4 डायोड, ठीक है। तो 2 डायोड तो होगा ही, B तो होगा ही और 4 डायोड C तो होगा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा D, या तो B या तो C, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे सिलिकॉन डायोड। जो सिलिकॉन डायोड का वोल्टेज है वो लगभग कितना होता है।
कौन वोल्टेज दोस्तों? अग्र बैरियर वोल्टेज। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो तो 0.7 होता है। कितना होता है? सिलिकॉन का 0.7 होता है। ये आप याद रख लेंगे दोस्तों, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है बैरियर वोल्टेज। ये चित्र में दिख रहा है दोस्तों, ये प्रतीक किसको दर्शाता है? क्या चीज़ को दर्शा रहा है? किस चीज़ को दर्शा रहा है? ठीक है, तो ये दोस्तों टनल डायोड को दर्शाता है। इस प्रकार से चित्र अगर बना रहेगा तो उसे हम लोग जो है टनल डायोड कहेंगे। डबल एनर्जी ट्रांजिस्टर किस में होता है? जो डबल एनर्जी ट्रांजिस्टर है वह किस में होता है? तो उसको आप याद रखेंगे, उसको LRC सर्किट में होता है। डबल एनर्जी ट्रांजिस्टर किस में होता है? LRC, RLC, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, RLC सर्किट में होता है। R क्या है दोस्तों? R हो गया रेजिस्टेंस, L हो गया इंडक्टर और C हो गया कैपेसिटर। तो जिसमें रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा, उसमें हम लोग जो है डबल एनर्जी ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, थायरिस्टर में कितनी परतें होती हैं? थायरिस्टर में कितनी परतें होती हैं? तो आप देखे होंगे इस प्रकार से दोस्तों, एक तो इस प्रकार से देखे होंगे आप, P और N, ये क्या है? डायोड। तो ये हो गया क्या? 2 परत। ठीक है, और जो थायरिस्टर होता है इस प्रकार से 4 परत होता है। कितना परत होता है? 4 परत होता है। जो थायरिस्टर होता है वह कितने परत का होता है? 4 परत का। जिस प्रकार डायोड जो है 2 परत का होता है, उसी प्रकार थायरिस्टर 4 परत का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन सीरीज से संचालित होता है? देखिए दोस्तों, अलग अलग प्रकार का डायोड होता है। कुछ रिवर्स बायस में चलता है और कुछ फॉरवर्ड बायस में चलता है। तो PN जंक्शन डायोड ये तो फॉरवर्ड बायस में चलेगा। ठीक है, ये कैसे चलेगा? PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में चलता है। ये होता है PN जंक्शन डायोड, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में चलता है। ठीक है, LED ये भी फॉरवर्ड बायस में चलेगा दोस्तों। ठीक है, जो ये एवलांचे डायोड और जो जीनर डायोड है, ये दोनों जो चलता है वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन से संचालित होता है, रिवर्स में चलता है। ये इसको उल्टा जोड़ा जाता है। तो जीनर डायोड और जो एवलांच डायोड है, ये दोनों रिवर्स बैकग्राउंड रीजन से संचालित होता है। गुणवत्ता कारक को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो गुणवत्ता कारक है उसको हम लोग जो है और किस नाम से जानेंगे? तो उसको जो है वोल्टेज आवर्धन के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? वोल्टेज आवर्धन के नाम से जानते हैं। इसको आप याद रखें। HZ की आवृत्ति के लिए समय कितनी होगी? तो आप जानते हैं दोस्तों, F बराबर होता है 1/t। क्या होता है? F बराबर 1/t। तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो T बराबर हो जाएगा 1/F। ठीक है, तो 1/F
तो 1 बाई कितना करेंगे, 200 करेंगे। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0 फिर 0, और इसको काटेंगे 5, तो 0.005 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। जो सक्रिय डिवाइस है उसका उदाहरण क्या है। देखिए दोस्तों, LRC ये तीनों को छोड़कर बाद बाकी जितने हैं वो लगभग क्या होते हैं, लगभग सक्रिय डिवाइस होते हैं। ये 3 चीज़ जो है सक्रिय डिवाइस नहीं होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या सक्रिय डिवाइस है। सक्रिय डिवाइस कौन सा है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसमें R होता है, तो ये नहीं होगा। ट्रांसफार्मर, इसमें L होता है, ये भी नहीं होगा। लाउड स्पीकर, ये भी नहीं होगा। यानी ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर है ये क्या होगा, ये एक सक्रिय डिवाइस होगा, एक्टिव कंपोनेंट होगा। ये पैसिव कंपोनेंट है, पैसिव है। ठीक है, LRC ये पैसिव कंपोनेंट है, बाद बाकी क्या है, एक्टिव कंपोनेंट। आज 30 क्वेश्चन तक देखते हैं दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट दिन देखेंगे क्योंकि टाइम हो गया। फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रिले कौन सा है। जो फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त करते हैं उसमें कौन सा रिले का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ट्रांसरे रिले का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रिले, ट्रांसरे रिले का प्रयोग किया जाता है फीडर सुरक्षा के लिए दोस्तों। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे। जहां डिस्कशन कराने की ज़रूरत होगी वहां हम लोग डिस्कशन कराएंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद आपको। अगर आप नया हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक अच्छे से कमेंट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक ऊर्जा के साथ वीडियो बना पाते हैं। धन्यवाद।